नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र गंगोला फिर से हाजिर हूं आपके पास लेके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज। और 91.2 एफएम पर आप मुझे सुन सकते हैं, और जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक बहुत शानदार कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम तरह तरह के लेक्चर सीरीज और तरह तरह के लोगों से मिलना और कई तरीके का एक्सपोजर स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। और ये सिलसिला चलता रहे, इस वजह से मैं भी आपके सामने लिटरेचर के टाइम टू टाइम लेक्चर लेके आता रहता हूं। और इस समय आजकल मैं मुखातिब हूं आपके सामने। आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है, और काफी बड़ी सीरीज है। मुझे लगता है कि ये 60-70 एपिसोड तक जाने वाली है, और जिसमें आज मेरा चौथा लेक्चर आपके सामने है। और इस बार मैं बात करने वाला हूं एंग्लो नॉर्मन एज में। जो पहला लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या रहा था। और आज बात करेंगे साहित्य की, और बिल्कुल आराम से साहित्य को जानते हुए चलते हैं कि इस समय जो साहित्य था, क्योंकि बात हम इंग्लिश लिटरेचर की कर रहे हैं, तो और लिटरेचर की बात न करें तो फिर बेमायने हो जाता है। तो हम चलते हैं अब साहित्य की बात करने, और ये देखते हैं कि एंग्लो नॉर्मन एज में साहित्य ने कैसे करवट बदली। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो साहित्य था वो किन चीजों में डिवाइडेड था। देखिए, जब एंग्लो नॉर्मन एज के साहित्य की बात करें तो उस समय पोइट्री थी नंबर 1। दूसरा था क्रॉनिकल्स, जिसको हम हिस्टोरिकल रिसोर्सेज भी कहते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं। क्रॉनिकल्स मीन जो एज के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन होता है। और तीसरा जो क्षेत्र था वो था रिलीजियस एंड डाइडेक्टिक। देखिए, रिलीजियस तो धार्मिक हो गया, और डायडेक्टिक एक इंग्लिश लिटरेचर में बार बार आने वाला शब्द है। तो सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि डायडेक्टिक की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो सोसाइटी में कुछ सिखाने के लिए उद्देश्य से लिखी गई हों, जो उपदेशवादी हों, जिनमें शिक्षा हो, जिसमें हम ये सोच के लिखते हो कि यह समाज सीखेगा इनसे, उनको डायडेक्टिक कहते हैं। तो धार्मिक और डायडेक्टिक चीजें भी लिखी गई हैं नंबर 3 में। और चौथा है द रोमांसेस। रोमांसेस की बात भी अभी हम करेंगे कि रोमांसेस किसे कहते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूं कि रोमांसेस वो कहानियां होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, और बाकी अभी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि रोमांस अपने आप में एक बहुत अच्छा शब्द है जिसे समझना चाहिए। पहले भी मैं इस बारे में कभी बात कर चुका हूं अपनी सीरीज में। और फिर अगला जो एरिया था वो था प्रोज। तो इतनी चीजों को समझते हैं और सिर्फ इनके महान वर्क्स के बारे में बात करते हैं, और आगे बढ़ेंगे फिर चौसर एज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पोइट्री की। जब हम पोइट्री की बात करते हैं, जब हम कविता की बात करते हैं, वो भी खासकर एंग्लो नॉर्मन एज की, तो हमें 3 तरीके की पोयम नजर आती हैं इस पीरियड में। और उन पोयम में ही जो मैंने सेगमेंटेशन दिए थे, पहली पोयम है जो क्रॉनिकल्स कहते हैं हम जिन्हें। क्रॉनिकल्स क्या थे? देखिए, उस वक्त क्या होता था, ज्यादातर लोग क्रॉनिकल्स लिखते थे, और क्रॉनिकल्स में ये होता था कि घटनाएं नोट की जाती थी टाइम टू टाइम, और जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं। और इसीलिए, क्योंकि एक तरीके से आने वाले समय में यही घटनाएं जो हमने नोट की हैं वो हिस्ट्री बनने वाली, तो क्रॉनिकल्स के अगले नाम को हिस्टीरियोग्राफी भी कहा जाता था उन दिनों। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा कि पोएट्री में कौन से ऐसे क्रॉनिकल लिखे गए जिसमें हिस्ट्री को दर्ज किया गया। तो लायमन नाम का एक व्यक्ति है, एक पोएट है जो शानदार पोएट है, और मैं बड़े जिनका बहुत असर रहा है उन्हीं पोएट्स की बात करूंगा। और माइनर वर्क्स की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं बिखर गए या उनकी कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं। तो लायमन, जिसकी स्पेलिंग है LAYAMON, लायमन ने एक बहुत शानदार हिस्ट्री क्रॉनिकल लिखा है जिसका नाम है ब्रूट। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है इस जॉनर का, इस विधा का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। आपको ये बता दूं कि इसमें लगभग 16,000 लाइन है, यानी 16,000 लाइन इट पजेस। और इसमें ये लाइन में खास बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस जमाने में एलिटरेटिव पोएट्री बहुत यूज हुई है, जिसे हम अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं हिंदी में, जिसमें आपको पता है कि कॉन्सोनेंट वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, इट इज बीइंग रिपीटेड एंड देन अगेन इट इज बाइफर्केटेड इनटू एजोनेंस एंड कंसोनेंस। पर फिलहाल हम मोटा मोटा समझते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार को या फिगर ऑफ स्पीच में जो एलिटरेटिव होता है वो इसी को दिखाता है। और 16,000 लाइन्स की लंबी पोयम लिखना अपने आप में ये आप समझ सकते हैं कि कितना हेक्टिक टास्क रहा होगा। और इसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री को लेकर आए हैं लायमन्स, जो ब्रूट में इन्होंने लिखा है। और
खासकर ओल्ड इंग्लिश पीरियड को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उसके बाद फिर बाकी को भी लेके आए हैं लास्ट तक। हालांकि रॉबर्ट ऑफ ग्लूसेस्टर नाम का एक आदमी था जो ग्लूसेस्टर में रहते थे, और रॉबर्ट मैनिंग है जो ब्रून में रहते थे, वो भी अच्छे ऑथर्स थे क्रॉनिकल्स के, लेकिन सबसे बड़ा नाम लायमन का आता है, और खासकर इसी वर्क का जिसे हम ब्रूट कहते हैं। पोइट्री में ही जो दूसरा सेगमेंट मैंने बताया था, रिलीजियस एंड डायडेक्टिक पोइट्री, धार्मिक और उपदेशवादी, तो देखिए इसमें जो रिलीजियस पोइट्री है उसके बारे में तो आप समझ सकते हैं कि वो इंग्लिश इस पीरियड में बहुत ज्यादा डोमिनेंट रही है। तो इसमें 2 पोएम्स बड़ी गजब की मानी जाती हैं और आज तक हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और वो पोएम है द आउल एंड द नाइटिंगेल, जिसमें 2 पक्षी बातें करते हैं, आउल एंड नाइटिंगेल, कोयल और उल्लू की ये डिबेट है डायलॉग में, और बड़ी शानदार डिबेट है और बड़ी मेटाफोरिकल और एलेगोरिक भी है। और दूसरी है द कर्सर मुंडी। ये जो 2 एग्जाम्पल हैं वो पोइट्री के शानदार रिलीजियस एंड डायडेक्टिक एग्जाम्पल हैं। तो आउल एंड नाइटिंगेल में तो हम जो है डिबेट भी दिखती है हमें, और डिबेट किसके बीच में होती है, धार्मिक मुद्दों पे, रिलीजियस थीम पे। और इसी रीजन के कारण जो है आने वाले जो इंग्लिश ऑथर्स थे उनके लिए द आउल एंड द नाइटिंगेल और द कर्सर मुंडी, ये 2 एग्जाम्पल इतने शानदार थे कि उन्होंने वो इंस्पायर हुए इन काम से। इनका मॉडर्न एज के पीरियड तक असर दिखता है, मॉडर्न एज तक। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड डायडेक्टिक वर्क माने जाते हैं एंग्लो नॉर्मन एज के, दोनों पोएटिक हैं। अब आते हैं रोमांस पे। देखिए रोमांस टर्म वो है जिसमें कल्पना है, जिसमें कल्पना का समावेश है। और जब हम मेट्रिकल रोमांस कहेंगे तो मेट्रिकल रोमांस होते हैं जिन्हें कुछ लोग मैट्रिकल रोमांस भी कहते हैं। वो उसका मतलब है कि जब पोएट्री में काल्पनिक कहानियां बुनी जाए तो मैट्रिकल रोमांस होते हैं। और रोमांस में उन दिनों आप जानते हैं कि शिवैलरिक नेचर के होते थे, बहादुरी से भरे कारनामे, हीरोइक भी होते थे, और लव इसमें बहुत थीम होता था। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई रोमांस ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फ्रेंच वाले में आके एंग्लो नॉर्मन में बहुत रोमांस लिखे गए। और इसका कारण यह था कि फ्रेंच प्रभाव था नॉर्मन्स एज में, तो रोमांसेस बड़े सब्जेक्ट मैटर थे उनके पास, और फ्रांस की कहानियों से भी सब्जेक्ट मैटर थे, उनके कल्चर से मैटर थे। तो इनके रोमांसेस को भी मैं 3 कैटेगरी में बांट सकता हूं, इतना ज्यादा रोमांस लिखा गया उस समय। एक तो मैटर ऑफ ब्रिटेन है, मैटर ऑफ रोम है, और एक मैटर ऑफ फ्रांस है। इन मैटर का क्या मतलब है, मतलब इनकी जो कहानियों का स्टफ होगा या मुद्दा होगा वो इस देश से लिया जाएगा। जैसे मैं बात करूं अगर कि मैटर ऑफ ब्रिटेन, तो कुछ रोमांसेस लिखे गए हैं जो इंग्लैंड की कहानियों से बुने गए हैं। जैसे इंग्लैंड में किंग आर्थर कितना बड़ा लेजेंडरी फिगर है, आप सभी लोग जानते हैं, और उनके नाइट्स, ठीक है। तो इंग्लैंड के जितने भी ऑर्थर पे जो पोइट्री लिखी गई है रोमांसेस, वो मैटर ऑफ ब्रिटेन की पोइट्री मानी जाती है। और रोम में अगर आते हैं तो ट्रॉय का युद्ध, अलेक्जेंडर द ग्रेट और शार्लमेन जो है, ये इस तरीके के जो बेसिकली रोम के इन्होंने लिखे हैं, जिसमें रोम बेसिक में सबसे ज्यादा अपने फोकस में रहता है। और जब हम मैटर ऑफ फ्रांस करते हैं तो शार्लमेन की कहानियां आती हैं, तो फ्रांस के वहां से लेते हैं, कल्चर से कहानियां लेते हैं। तो इस तरीके से रोमांसेस हैं। लेकिन इन रोमांसेस में मिडिल इंग्लिश का सबसे शानदार रोमांस कौन है अगर कोई पूछे, तो एक ही किताब का नाम उभरता है, और वो किताब भी सालों तक, सदियों तक लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है, और वह है सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। सर गवेन भी ऑर्थर के ही उन नाइट्स में शुमार हैं जो लोग माने जाते थे। ऑर्थर के साथ 12 नाइट्स थे, आप जानते हैं। तो सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट इज वन ऑफ दोज फेमस बुक्स विच हैज बीन ऑलवेज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द कमिंग ऑथर्स इन द फ्यूचर। तो ये थे रोमांसेस जो पोइट्री है। और अब जब लास्ट में हम आए कि प्रोज कैसा लिखा गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट तो नहीं मिलते प्रोज में, लेकिन प्रोज में एक एंक्रीने रिवॉले नाम की पोयम है, और एक एजेनबाइट ऑफ इनविट नाम प्रोज माना जाता है, और एंक्रीने रिवॉले नाम का एक प्रोज माना जाता है। तो ये 2 प्रोज माने जाते हैं, हालांकि ये बहुत फेमस नहीं हो पाए। तो इस जमाने में जहां एक और नॉन एलिटरेटिव पोएट्री भी आ चुकी थी थोड़ी बहुत, और क्योंकि एंग्लो सेक्शन में एलिटरेटिव बियोवुल्फ लिखा था, तो बाद में एलिटरेशन हटने लगा था, राइम एंड मीटर इसमें आ गया था। देखिए पोएट्री पहले एंग्लो सेक्शन में अनराइम्ड थी,
लेकिन यहां राइम आई और सब्जेक्ट मैटर यहां वॉर का था, रिलीजन का था मेजर फीचर जो एंग्लो सेक्शन में था। लेकिन जैसे ही हम एंग्लो नॉर्मन में आते हैं तो रोमांस भी आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहित्य में कि जहां वॉर और हीरोइक पोएट्री के अलावा रोमांसेस ने जगह ली और ग्रीन नाइट जैसा रोमांस लिखा गया, सर गवैन एंड ग्रीन नाइट। तो ये सारी चीजें रोमांस को सबसे ऊपर स्थापित करती हैं एंग्लो नॉर्मन एज में। तो दोस्तों ये था एंग्लो नॉर्मन एज का हमारा सफर साहित्य तक का, और आशा करता हूं कि ये जो है एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन एज अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। और अब जो एज आने वाली है अगली जो लेक्चर है उसमें वो एक शानदार एज जो हमेशा से हर जगह पे, हर एग्जाम पे और किसी को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से उभरते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफरी चौसर साहब। तो जॉफरी चौसर आखिर कौन थे, उनके जमाने में क्या क्या करवट बदली है सोशल और जो बैकग्राउंड है कल्चर, और किस तरीके से उनके जीनियस ने इंग्लैंड की पोएट्री को रिफाइन किया है, और कैसे जो है लोकल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट और इन सबसे मॉडर्न इंग्लिश को बदलने तक का सफर था, और कैसे इतना महान शानदार द कैंटरबरी टेल्स जैसा, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जैसा साहित्य सामने आया। ये सब हम बात करेंगे अगले सीरीज में। तो आप सुनते सुनाते रहिए हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम और ये 91.2 फ्रीक्वेंसी पे, और उत्तराखंड कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आपकी सेवा में हमेशा अच्छे लेक्चर्स और अच्छी चीजों को लेके आता है जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो शेयर करते रहिए, सुनते सुनाते रहिए हेलो हल्द्वानी, और मैं नागेंद्र गंगोला आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सीरीज में एज ऑफ चौसर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।